श्रोताओं, मैं डॉक्टर मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, अपने क्रम को जारी रखते हुए सर्वप्रथम डॉक्टर पंकज गुप्ता को खैर मकदम करता हूं। आप लगभग हर सोमवार को हमारे साथ होते हैं और डॉक्टर पंकज गुप्ता कमिटेड हैं इस माटो को लेकर कि वो समाज में जो बहुत सी भ्रांतियां फैली हैं उनको हम अच्छे से थ्रैश करेंगे और जागरूक करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज हमारे साथ मैडम प्रीति शुक्ला हैं, जो अक्सर आपने देखा है हमारे रेडियो बूज में बहुत से विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं। आपका अलग से एक व्यक्तित्व है, बहुत सुंदर कविताएं कहते हैं, बहुत गहरी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये अपना बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करते हैं। मैं मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ आपसे चिर परिचित श्री राजेश्वर वशिष्ठ जी बैठे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ और हर बैठक में इस बात को कहते हुए नहीं थकता कि मुझे इस बात का प्रिविलेज है कि ये मेरे विद्यार्थी रहे हैं और बड़े अच्छे से इस बात को एक्नॉलेज भी करते हैं। मैं इनकी विद्वता से बहुत अधिक मुतासिर हूं और चाहता हूं कि आप सब लोग इनको ध्यान से सुने ताकि इनकी विद्वता का जो प्रकाश है वो आपको भी और अधिक प्रकाशमान करे। तो वशिष्ठ जी, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारे बीच मिस्टर प्रवीण वैद हैं, मित्र हैं हमारे साथ रेडियो में काम कर रहे हैं और बहुत अलग अलग क्रिटिकल ढंग से बात करने का जज्बा रखते हैं। तो आपका भी प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत। तो साथियों, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा निर्देश रहा कि जिससे थोड़ा सा हमारे आसपास सोशल मीडिया पे बड़ी हलचल रही। तो मैं राजेश्वर जी से ये सबसे पहले कहना चाहूँगा, उसके बाद हम डॉक्टर साहब से व्यूज लेंगे कि वो अमेंडमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया इसमें प्रावधान किया है या किसी पुराने प्रावधान को हटा दिया है और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि उन धाराओं के बारे में संक्षिप्त में हमें बताने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस समय जो चर्चा का विषय है वो है हमारे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड की एक धारा है 497। ओके। 497 नंबर की धारा है, जिसे 1860 में अंग्रेजों ने लागू किया था। हाँ। और उस धारा में प्रावधान ये था कि अगर कोई विवाहित स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उस स्त्री के साथ साथ जो पुरुष उस स्त्री से संबंध बना रहा है वह भी दंड का अधिकारी होगा। और एक तरीके से उस स्त्री के पति के प्रति यह अपराध माना जाएगा। ठीक। अब देखने में बात कोई बहुत खास नजर नहीं आती है। लगता ये है कि अगर कोई किसी की पत्नी है तो जाहिर है उसकी पत्नी से उसके पति के बगैर पूछे कोई संबंध क्यों बनाए, लेकिन पूछकर तो संबंध बनाएगा नहीं। तो ये कठिनाई हमेशा रही है। इसके कॉन्ट्रेरी अगर आप ये देखें तो अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से संबंध बनाता है तो उसकी पत्नी के पास ऐसा अधिकार नहीं क्रिएट होता था जो उस स्त्री के पति के पास होता है कि वह स्त्री ये कह सके कि ये मेरे प्रति अपराध है। ठीक।
तो बेसिक मुद्दा ये था समानता का। जो अधिकार एक पुरुष को प्राप्त है कि अगर उसकी पत्नी के साथ कोई संबंध बनाए तो ये उसके प्रति अपराध है, ऐसा ही अधिकार स्त्रियों के पास नहीं। ठीक है। तो ऐसे कई सारे मामले लगातार अदालतों में आते थे, आमतौर पे फैसले नहीं होते थे, लटक जाते थे, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस हुए जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने लगभग 3-4 वर्षों से ये मामला चल रहा था। हाँ। अभी 27 नवंबर को ही ये फैसला दिया कि इस धारा को डिलीट कर दिया जाए, ओके, हटा दिया जाए, ओके, क्योंकि यह धारा अपने आप में स्त्रियों के प्रति अपराध है। ठीक है। स्त्री को भी उतना ही अधिकार है अपना जीवन अपने तरीके से जीने का। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो जाएगा, डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, सामाजिक रूप से कि क्या ऐसा होने से वैवाहिक जीवन में अव्यवस्था नहीं उत्पन्न हो जाएगी? लेकिन सवाल ये है, अगर स्त्री संबंध बनाए तभी अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अगर पुरुष संबंध बनाता है तो अव्यवस्था उत्पन्न क्यों नहीं होती? ठीक है। तो ये बेसिकली इट वाज ए क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना और इस धारा को संविधान उसमें से दंड संहिता से डिलीट कर दिया है। अब यह अपराध नहीं है कोई स्त्री अगर ऐसा करती है। तो आशीष जी, आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, जो कि आम चर्चा में भी यही है कि यही इंटरप्रिटेशन है कि ये धारा को हटाना स्त्रियों के फेवर में एक बात जुड़ गई है हटाने से, और स्त्री को बहुत सी सीमाओं से मुक्त कर दिया। एक तरीके से ये बात भी है, इसमें सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो रहा है, हाँ, जो शायद बड़ा साइलेंट सा फायदा है, वो उस पुरुष को फायदा हो रहा है जो किसी दूसरे विवाहित व्यक्ति की पत्नी से संबंध बनाता है। ओके। क्योंकि अन्यथा ये होता था कि ही वाज कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट हर हस्बैंड। अब ये बात खत्म हो गई है। अब वो स्त्री संबंध बना रहा है, स्त्री जाने वो पुरुष जाने। और उस स्त्री का पति अगर मान लीजिए डिससेटिस्फाइड है, उसे ये बात पसंद नहीं आती है, तो वो इसे ग्राउंड बनाकर डिवोर्स के लिए आगे बढ़ सकता है। ये कह सकता है कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता, लेकिन वो किसी दूसरे पुरुष के अगेंस्ट क्राइम जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट अब नहीं हो। राइट। मैं राजेश्वर जी, आपकी इस डिक्टम को मद्देनजर में रखते हुए डॉक्टर पंकज गुप्ता, आपसे संबोधित होना चाहता हूं कि कीपिंग इन व्यू दिस लेटेस्ट अमेंडमेंट, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस vis-a-vis द प्रीवियस सिचुएशन? मेरा ये मानना है कि इस धारा को हटाने से कोई मटेरियल फर्क नहीं पड़ा है और ना पड़ सकता है। हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो इस ढंग से है कि वहां पर कानून की ये धारा थी या अब नहीं है। मोटे तौर पर मेरा ये मानना है कि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। लीगली डेफिनेटली, जैसे कि आशीष जी ने कहा कि एक ऐसा पति जो आउट ऑफ मैरिज रिलेशन कमिट कर रहा था, उसके लिए तो फर्क हो सकता है, बट मोटे तौर पर हमारे समाज में ऐसा कोई फर्क नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब, आपके पास आम तौर पर अपने रिलेशंस को लेकर बहुत से लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो इन पुरानी परिस्थितियों में और इस नई परिस्थितियों में आपको क्या अंतर लगा है, क्या अंतर समझ आया है? आप थोड़ा सा प्रकाश जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यस, आज ही नहीं शायद बहुत टाइम से एक कंसर्न तो रहा है जी, और आज सोसाइटी का कंसर्न भी है, इंडिविजुअल का कंसर्न भी है। और एज अ काउंसलर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं मेरे पास जहाँ पे कि मैरिज में जो डिस्कॉर्ड है या डिस्प्यूट है, वो सिर्फ इस वजह से है कि किसी एक पार्टनर का दूसरे के साथ आउट ऑफ द मैरिज जो है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, राइट। अब जहाँ तक इसकी बात आती है कि कानून ने कुछ फैसिलिटीज दी हैं, कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, लेकिन अगर हम आम उस पर देखें, मेरे इतने करियर में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बाद वो कोर्ट तक जा रहे हैं।
बहुत सारे लोग जा भी रहे होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मेरा पॉइंट ये है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस फेज को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट के पास नहीं जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मेरा पर्सनल अगर इसमें ओपिनियन देखा जाए तो मैं ये बोलता हूँ कि एक तरीके से कोर्ट ने शायद एक फ्रीडम देने की कोशिश की है, राइट, एक तरीके से फ्रीडम ही देने की कोशिश की है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को लें, क्योंकि मैं एडवोकेट नहीं हूं तो मेरे लिए कुछ भी उसके ऊपर बोलना ठीक भी नहीं रहेगा, ना मेरा वो नॉलेज एरिया है, लेकिन अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं या ह्यूमन बिहेवियर की नेचर से अगर हम मानते हैं, तो वो चाहे चाइल्ड पेरेंट रिलेशन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें जितनी ज़्यादा फ्रीडम होती है उतना ही ज़्यादा वो रिलेशन ज़्यादा बढ़िया तरीके से कमिटेड होता है और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। तो मैं तो पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो फ्रीडम के हमेशा इस पक्ष में रहता ही हूँ। और जब हम अपने पार्टनर को जब हम फ्रीडम देते हैं तो उसके बाद अगर वो मेरे साथ लॉयल है तो उसकी एक जेन्युइनिटी है और वो लॉयल्टी किसी मायने की है। मैंने फ्रीडम नहीं दिया, चाहे वो कोर्ट की वजह से फ्रीडम ना दिया गया हो, चाहे मैं अपनी तरह से उसको स्पाइन कर रहा हूँ, या आजकल बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे जाते हैं कि एक दूसरे का मोबाइल चेक करते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं। अगर मैं फ्रीडम नहीं देता हूँ तो ऑब्वियस है कि ना तो मैं खुश रह सकता हूँ, ना ही सामने वाले का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा एक आप लोगों से एक सवाल है। सबसे पहला बेसिक सवाल ये है कि इस अमेंडमेंट की वाकई जरूरत थी क्या? बिल्कुल जरूरत थी। मैं एक केस आपको बताऊं, उस केस का मैं नाम नहीं लूंगा, नाम जाने दीजिए। ठीक है। हुआ ये कि एक आदमी मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा था, और मर्चेंट नेवी में जो लोग होते हैं आमतौर पे 6 महीने के लिए बाहर होते हैं, 6 महीने के लिए धरती पर होते हैं। तो उसे अपनी पत्नी पर यह संदेह हुआ कि मेरी एब्सेंस में इस स्त्री का एक दूसरे पुरुष के साथ संबंध है। और इस बार जब वो 6 महीने के बाद जिसे लौटना था, उसने वो सही तारीख अपनी पत्नी को नहीं बताई। आके अपने एक मित्र के घर बॉम्बे में वो रुक गया और वहां से उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि एक आदमी रेगुलरली उसकी पत्नी के पास आता है और वो संबंध है, जबकि कई बार उनके बीच में ये बात उठ चुकी थी कि वो बताए। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने रिवॉल्वर लिया और उसने उस आदमी को, अपनी पत्नी को उसी पोजीशन में उस दूसरे आदमी को शूट कर दिया। उस आदमी की डेथ हो गई। अब यहाँ पे रियल क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर तो अब जैसी स्थिति है, अब जैसी स्थिति में तो ये मर्डर है। वो तो अब भी करेगा जो कानूनी परत को देखिए, समझिए ना, कानूनी नजरिए में अब वो मर्डर है, उसने उसका मर्डर किया। लेकिन जब वो केस कोर्ट में गया तो वहां पे उसे इस बात का बेनिफिट मिला कि वो आदमी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी वाइफ इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी का मेरे कंसेंट के बगैर मिसयूज कर रहा था, इसलिए मैंने गोली चलाई। और उस आदमी को सजा जिस तरीके से मर्डर के लिए मिलती है उस तरह की सजा उसको नहीं मिली। और ये एक अपने आप में एक ऐसा केस था जिसके बाद कानून ये सोचने के लिए मजबूर हुआ कि स्थिति को हम क्लैरिफाई करें, हम स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। ये एक्सट्रीम केस है, हमेशा ऐसे नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों में ऐसा केस होता होगा, लेकिन ये केस इस बात को सोचने के लिए मजबूर करने की स्थिति थी। देखिए, जो बात ऋषित साहब ने कही है और जो आप प्रश्न रेज कर रहे हैं, जहां तक ह्यूमन इमोशंस का सवाल है, इससे कोई अंतर नहीं आया अमेंडमेंट। और इस तरह की स्थिति में कोई भी नेवी वाला हस्बैंड ये नहीं सोचेगा कि ये अमेंडमेंट आ चुकी है, इसका बेनिफिट मेरी वाइफ को जाएगा या मुझे जाएगा या नहीं जाएगा। वो जो बात आप कहना चाह रहे थे वो डेफिनेटली वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे उस नेवी ऑफिसर ने किया। बट सवाल ये है कि लीगल पोजीशन में अंतर आया है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोर्ट ने जो आज का टाइम चल रहा है उसको देख के ये डिसीजन लिया है, क्योंकि
अभी कुछ साल पहले तक मुझे ठीक से तो नहीं मालूम है, लेकिन जितना मैंने सुना है कि कुछ साल पहले हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का भी प्रोविजन नहीं था। हाँ। तो समय के साथ वो बदला है। उसी तरह समय के साथ स्त्री और पुरुष के समीकरण भी बदले हैं, और साथ ही अब विवाह को विवाह एक धार्मिक संस्था नहीं रह गई है। तो इसलिए थोड़ी छूट दी गई, भाई तुम और सोचियो, तुम और सोचियो, है ना। तो ये ऐसा कोई इतना अपराध नहीं है कि तुम्हारी एक बंदे से नहीं पट रही, है ना। इसमें मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे, अगर आप शरीर को छोड़ दें, शारीरिक संबंध छोड़ दें जो कि, और एक भावनात्मक संबंध की बात करें, तो इसमें क्या गलत है। अगर एक बंदे से आपकी बिल्कुल नहीं पटती है और किसी और से आपको भावनात्मक संबल मिलता है, तो कोर्ट शायद उस तरफ, उस दिशा की ओर बढ़ रहा है कि ठीक है, हम बीच में नहीं बोलेंगे, तुम लोग खुद समझदार हो, खुद देखो। तो मुझे ऐसा लगता है। मैं मैडम यही बात कहना चाहता था कि मैरिज और विवाह, हम सब लोग मैरिड हैं, एक बिल्कुल पर्सनल संबंध है जी। पर्सनल संबंध, मेरी मैरिज कैसी है ये मैं अपना पार्ट छुपा के बोलूंगा। जी जी। It should remain as personal only. Court should not interfere in here. A contempt of court नहीं होना चाहिए, but it should not, court should not instruct somebody कि ये हम कर रहे हैं। नहीं, पर वो तो हमारी ही सुविधा के लिए बना है ना, हमारी पहले इंटरफियर था, अब नहीं है। सुनिए, हटा लिया है उसे। दिक्कत कहाँ आती है मैडम, किसी एक को भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जब आप एक स्पेशल प्रोविजन दे देते हैं, मेरा ये मानना है वो उसका क्या कहते हैं, उपयोग या दुरुपयोग होता है उसका वास्ता देके। अब तो मैंने देखा है, आई सीन इन सोसाइटी, अब मेरे को ये हक है। 498 जब आया था, बैठे बैठे लेडी जो है 498 लगा देती है, अब अटके रहो, अप्रूव करते रह जाओ, इस तरह वो एक और आ गया, अब एक और आ गया। तो ये डिपेंड करता है कैसा वो कपल है। लेकिन प्रवीण जी, ये जो छूट है, ये औरत से ज्यादा आदमी इसको यूज करेंगे, बिकॉज इन आवर सोसाइटी द गैमेट of the structure of our society is like that male get more exposure outside. मैं यही बात कह रहा हूँ, किसी को भी एक अगर स्पेशल राइट मिल जाता है तो उसका नाजायज फायदा होता है। नहीं, ये कोई स्पेशल राइट नहीं है। ये राइट कहाँ है? राइट इनडायरेक्टली राइट मिल रहा है ना आपको, मेरे को जितना समझ आ रहा है। नहीं, इट्स ऑल राइट। एक संशय आप व्यक्त कर रहे हैं, बताइए इसमें। जी डॉक्टर साहब, आप योर एक्सपर्ट कमेंट्स। सर, मैं तो इसको सिर्फ सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ अपना वो नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, वहाँ बोलना मेरे हिसाब से नहीं। फिर सोसाइटी को लेकर तो आपकी एक्सपर्टीज, सोसाइटी को लेकर मैं इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। तो मैं जैसे मैंने कहा कि चाहे वो 497 बोल रहे हैं आप, जो था भी या नहीं था, लेकिन मैं जब प्रैक्टिकल वो केसेस देखता हूँ, बहुत सारी मैरिजेस पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हैं, जिनका मेन रीजन जो परेशानी का है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कानून की तरफ नहीं जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली एटलीस्ट जिस टाइप के केसेस जो काउंसलर के पास आ रहे हैं, क्योंकि हर इंसान ना तो काउंसलर के पास आता है, एक पढ़ा लिखा जो एक कम्युनिटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही काउंसलर के पास आते हैं, और हर इंसान कोर्ट में भी नहीं जाता है। उनके लिए भी एक अलग कैटेगरी है जो कि लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं की बात करता हूँ कि जो काउंसलिंग में आते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोर्ट्स में नहीं जा रहे हैं। अगर वो कोर्ट में जाते भी हैं, वो तब जाते हैं जब ऐसा लगता है कि ये एक आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके इतना सेंसिटिव है कि वो ना तो अपने पार्टनर को माफ़ करने के लिए तैयार है, ना उसको लाइफ को आगे मूव ऑन करने के लिए तैयार है, और वो अब डाइवोर्स लेना चाहता है। तो सिर्फ इस डाइवोर्स के हिसाब से काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं। जहाँ तक पॉइंट आता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है, ये अपने आप में एक चीज़ है जिसके ऊपर हम समझ सकते हैं, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम कोर्ट का पर्सपेक्टिव थोड़ा छोड़ भी देंगे, किसको बेनिफिट हुआ क्यों नहीं, वो हम
जाने I दीजिए think उनको। हम शायद उतने वो नहीं हैं, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ दैट एरिया, लेकिन ये परेशानी का विषय तो है। अब सवाल ये आता है कि जो पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए जा रहा है उसके मोटिवेटर्स क्या हैं जो कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाता है। मेरे को याद आता है, मेरे क्लाइंट है, दैट गर्ल वाज फ्रॉम शिमला, और शिमला की भी नहीं, शिमला से एक छोटे, शिमला के पास एक छोटे जगह से वो थी। तो उनका कहना यह था कि उनके हस्बैंड जो है वो किसी एक लड़की से प्यार करते हैं, क्योंकि छोटा जगह है तो सबको पता लग जाता है कि किसके साथ क्या अफेयर है। लुकिंग इनटू द पर्सनैलिटी ऑफ द हस्बैंड, मैंने उनको ये बोला कि आप इस चीज़ को उनके साथ फाइट मोड में नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ये है कि अगर आपने फाइट किया तो वो शायद उस काम को और ओपन करके एग्रेसिवली करेंगे और खुल के करेंगे। एनीवे, इन द स्पर ऑफ द इमोशंस उन्होंने उसके साथ फाइट कर लिया और एक दिन झगड़ा हुआ और फाइनली बात यही आई कि जो है मैं अब तक तुम्हारे से छुपा रहा था, अब जब तुम्हें पता लग ही गया है तो मेरे पास कोई और रीजन तो है नहीं छुपाने का, अब तुम्हें जो करना है कर लो, मैं उस लड़की के साथ मेरा जो भी अफेयर है मैं रखूंगा। लेकिन उसके हस्बैंड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, उसने ये बोला मेरी और आपकी शादी 10 साल की है, 10 साल के अंदर भी पहले 9 साल में भी कोई हमारी शादी बहुत हसीन नहीं थी। अगर 1 साल के अंदर मेरा उस लड़की के साथ अफेयर हुआ है तो आप उस लड़की को या मेरे अफेयर को आप कारण नहीं बता सकते अपनी शादी को खराब करने के लिए, क्योंकि शादी तो हमारी 10 साल से वैसे ही खराब चल रही है, राइट। तो मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ वो ये आना चाह रहा हूँ कि किसी भी पार्टनर के लिए एक आउट ऑफ द रिलेशनशिप जाने के मोटिवेटर्स क्या चीज है। यही मैं कहना चाह रही हूँ, यही बात। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, मेरा जो बात मैडम ने भी कही, आप ये देखें मैम कि जैसे खाप का सिस्टम हरियाणा में है, वहां पर आउट ऑफ कास्ट जाकर विलेजेस में वो मैरिजेस नहीं करने देते, लेकिन करती हैं लड़कियां, और वहां पर ऑनर किलिंग भी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक्सेप्शनली चीज रुकी तो नहीं है। तो मैं प्रवीण जी आपको एड्रेस करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से जो ये अमेंडमेंट हुई है, इसके बाद भी और इससे पहले भी जिन लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना था वो गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रोविजन क्या है, और अब जो प्रोविजन आ गया है या हट गया है तो इससे भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे समाज में अभी भी ऐसा विवाह का दबाव रहता है, विवाह के बंधन की ऐसी सोसाइटी का दबाव रहता है, सोसाइटी का भी दबाव रहता है कि बहुत कम लोग इस बात को अगर करते भी हैं तो वो इसको वोकल नहीं होने देते, इसको बाहर नहीं जाने देते, और ये सब कुछ गुपचुप चलता रहता है। और जब तक चलता रहता है तब तक कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है, और जब पकड़ में आ जाए, उस स्टेज में आकर अगर स्थिति यहां तक पहुंच जाए कि कोर्ट में जाना पड़ जाए, उस स्थिति में ये प्रोविजन का हटना कारगर साबित हो सकता है। मुकेश जी, अच्छा, मैं यहाँ- कुछ मैं सॉरी डॉक्टर साहब, मैं कुछ मैरिजेस ऐसे ही जानता हूँ जो 7 साल वाला प्रोविजन है कि लड़की जो है डाउरी का केस डालती, मैंने लड़के 7 साल गिनते देखे। कोर्ट का ही तो डिसीजन है कि कब 7 साल पूरे होंगे, मेरा छुटकारा होगा। ओके, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आप किसी को भी कोई हथियार दे देते हो, वेदर मेल और फीमेल, अल्टीमेटली शी और ही इज गोइंग टू यूज इट। मेरा मानना ये है, क्योंकि एक आपके पास आ गया एक हथियार, तो नहीं, ये तो एक आपने जनरल स्टेटमेंट है। सवाल ये है कि ये हथियार अगर पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है तो ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है तो गलत है। सवाल तो ये है कि किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया है। सर, एक पॉजिटिव चीज मेरे को नजर आ रही है। मैं मेरी बात एक छोटी सी, अगर वो जो आपने कही बात पॉजिटिव थिंग, मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव सेंस में यूज करना चाहता है उसको इसकी जरूरत ही नहीं है।
उसकी नहीं, life वो तो मैं वैसी पहले ही comfortable कहा, चल- वो तो मैं पहले ही कह वो चुका तो लाइफ हूं। उसकी हाँ, वैसी कंफर्टेबल चल हाँ, रही है हाँ, with few compromises हाँ. or without compromises they are going pulling on well as it also नहीं, एक मुझे इसका पॉजिटिव चीज मुझे नजर आती है, हम्म, क्योंकि मैं हर चीज को उन्हीं क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से ही देख रहा हूँ जो केसेस मेरे पास आते हैं। उनके लिए एक फायदा तो जरूर होगा इस लॉ के आने से। क्या फायदा होगा? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कंसर्न्स कैसे होते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशन है और एक पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व है, और जब इस पार्टनर को पता लग गया, दूसरे पार्टनर को जब पता लगता है तो उसकी एक रिएक्शन होती है। नॉर्मली यही पार्टनर है वो मेरे पास आता है, वो नहीं आएगा जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल था, लेकिन वही आता है जिसके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल है और अब वो एक इमोशनल टर्बुलेंस से गुजरता है। ठीक, वहां पर क्या होता है, दो तरीके के केसेस आते हैं मेरे पास। एक तरीके का केस तो ये आता है कि मैं अब तक छुप के कर रहा था, तुमने मेरी जो बेइज्जती करनी थी समाज में, परिवार में, अपने आप जो आपने बेइज्जती करनी थी वो आपने कर ली, तो अब तो मैं एकदम एक पीक पर पहुंच चुका हूँ, अब मैं उस चीज को खुलेआम करूंगा। ऐसे लोगों के घर टूट ही जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो मेरे क्लाइंट, जिनके साथ मैं मेन प्रॉब्लम फेस करता हूँ, वो ये है कि पार्टनर को पकड़ लिया आपने, अब वो उस एक गिल्ट की फीलिंग में है और ये कसम खाता है कि मैं अब दोबारा से नहीं करूंगा। जो कर दिया उसको तो मैं अंडू नहीं कर सकता, लेकिन अब वो कहता है कि मैं इस चीज को, एक्स्ट्रा मैरिटल को मैं दोबारा से नहीं करूंगा। मैंने शायद किसी भूल में आके पांव बहक गए थे, फिसल गए थे, वट एवर इट इज, लेकिन मेरी कमिटमेंट आज भी आपके प्रति है, बच्चों के प्रति है, और मैं वो नहीं करूंगा। अब ये जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं उनको ये होता है कि सर क्या गारंटी है कि ये पार्टनर अभी क्योंकि पकड़ा गया है इसलिए वो बोल रहा है, लेकिन 4 दिन के बाद फिर करने लगेगा, तो उसकी क्या गारंटी है? एक सेकंड, अब मैं यहाँ ये बोलता हूँ, अगर लॉ उसको सपोर्ट नहीं करता तो ये ज्यादा गारंटी है कि आपका अब कोई प्रेशर नहीं है उसको बदलने के लिए। अगर वो बदल रहा है तो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपने गिल्ट की वजह से ही बदल रहा है। इसलिए मैं अपने उन सारे क्लाइंट्स को और उन सारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है और आपके पकड़ने के बाद या आपको पता लगने के बाद अगर आपका पार्टनर बोलता है कि मैं इम्प्रूव करना चाहता हूं एंड आई विल बी फुल्ली कमिटेड टू यू एंड द फैमिली, आई विल नॉट गो आउट ऑफ द रिलेशनशिप, तो मैं ये बोलूंगा इन द पर्सपेक्ट ऑफ दिस लॉ दैट यू सेड कि अब आप उस पर अच्छे से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसको झूठ बोलने का अब कोई कारण बचा नहीं। ये बात आपकी एकदम अच्छी है, लेकिन मैं ये एक बात जानना चाहती हूँ जी, कि ये जो रिलेशनशिप है, जो एक थर्ड बंदा घुस गया है ना जिंदगी में, तो इमोशनली तो बहुत अटैच्ड हो जाता होगा ना वो पार्टनर। तो कैसे, जैसे कि हम अपने छोटे बच्चों से ही कह दें कि तुम फलाने दोस्त से बात करना बंद कर दो, तो क्या वो कर देगा? नहीं करेगा। नहीं, तो ये तो एकदम अलग देखो, मामला नहीं है। मैं देखो, ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब देखो से। ऐसा होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इमोशनली वो दूसरे के साथ अटैच्ड है ना, तभी तो वो गया है। पहले तो उसके भी कारण है जी। कि वो क्यों उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हुआ, क्योंकि आपकी अगर 10 साल की शादी, 5 साल की शादी रही, आप वो इमोशनल बॉन्ड अपने पार्टनर से नहीं बना पाए, इसकी वजह से वो दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुआ। मैं ये बोलता हूँ क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप या सेक्स को हमने एक टैबू मान रखा है, इसलिए हम इसको बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन मैं ये चीज बोलता हूँ कि अगर आप भी तो उसी में रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके पार्टनर का अगर किसी आउट ऑफ द मैरिज अगर किसी का कोई इमोशनल बॉन्ड या फिजिकल कनेक्ट बनता भी है, तो कहीं ना कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप वो इमोशनल बॉन्डिंग तो उसके साथ बना नहीं पाए। दैट्स नंबर 1। अब क्या है, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इमोशनल बॉन्ड, क्योंकि देखो ऐसा है, जैसे आप एक खाली बर्तन लें और आप खाली बर्तन लें और किसी भरी हुई बाल्टी के अंदर उसको डिप करते हैं, तो क्या होता है, पानी को हर तरफ से सक करता है, राइट? पानी उसके अंदर हमेशा हर जगह से भर जाता है। इसी तरह से हमारे इमोशंस में होता है, जैसे मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी इमोशंस हैं। हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन होती है दूसरे से प्यार पाने की जरूरत। अब अगर वो प्यार मुझे अपने परिवार से नहीं मिलता है, अगर वो लैक ऑफ लव है, यानी मैं वल्नरेबल तो हूं उस प्यार को कहीं से भी पाने के लिए, राइट? अब वो वैक्यूम तो आप ही ने क्रिएट किया। अब क्योंकि वो उसका फिजिकल रिलेशन है या अफेयर है, अब आप उसको एक टैबू की नजर से देख रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह उसकी गलती तो नहीं है। पहली चीज, आई माइट बी साउंडिंग लिटिल रूड, बट दैट्स द प्रैक्टिकलिटी। आपकी उसमें कहीं ना कहीं तो जरूरत है। कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ, उसका इमोशनल कनेक्ट है उस बंदे के साथ,
वो एक पर्टिकुलर इमोशन है, लेकिन उसके मन में उसके बच्चों के प्रति एक कमिटमेंट है, उसके पार्टनर के प्रति एक कमिटमेंट है, एक समाज की एक थोड़ा सा डर भी कहें या एक कहें कि एक लिहाज है, हाँ, एक लिहाज। समाज का एक लिहाज है जी, जो कि उसको वापस खींच पाता है। जी, ऐसे टाइम में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। ऐसे टाइम में क्या होता है कि नॉर्मली जो दूसरा पार्टनर है वो क्या करता है, वो उसको शक की नजर से देखता है। ये पार्टनर कोशिश कर रहा है वापस आने की, उसको क्या चाहिए, उसको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि दूसरा पार्टनर शक करके वो खराब और कर रहा है। यानी उस इंसान के लिए एक तो वो गिल्ट में है, वापस आना चाहता है, वो एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा है। हम उसकी समस्या, उसकी परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितने एक द्वंद के थ्रू अपने मन में गुजर रहा है। और एक मैं यहाँ पे और भी बात कहना चाहती हूँ। अब ये जो नए ज़माने के बच्चे हैं, इनकी बात अगर छोड़ दें, लेकिन जो 40 से 50s के बीच के लोग हैं या 40 से 60s के बीच के लोग हैं, इनमें लड़कियों को ये बताया जाता था कि भाई शादी के बाद जाना और प्यार करना, है ना। लेकिन लड़कों को ये बताया जाता है कि शादी के बाद एक बीवी आएगी जो कि तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, है ना। तो कई सारे रिलेशन सिर्फ प्यार की खोज में हो जाते हैं सर। बिल्कुल वही है, क्योंकि हम चाहे एक समाज व्यवस्था बनाने के लिए, तो एक चीज क्या होती है, एक है जो एक समाज को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जी, कुछ रूल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि रिलीजन ने बनाए हैं। जी, लेकिन उनका काम सिर्फ यह है कि समाज व्यवस्था उसकी बढ़िया रहे। जी, राइट। अब समाज व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है कि अगर एक इंसान की बलि देने को कुर्बान करने से परिवार बचता है तो वो सही है, और परिवार को कुर्बान एक गांव के लिए किया जा सकता है, और एक गांव को एक शहर के लिए, और शहर को पूरे हाँ, हाँ, देश। पृथ्वी के लिए उसको जो है कुर्बान किया जा सकता है। यानी ये जो रूल्स बन रहे हैं ये समाज व्यवस्था को तो पूरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की जो हैप्पीनेस है, उसकी जो इमोशनल नीड्स हैं, उनके प्रति समाज का कोई भी दायित्व नहीं, मैं बोलूँगा कि कोई भी ध्यान ही नहीं है हमारा उस तरफ। और फिर मैं वही बात बोलता हूँ कि एज आई सेड कि आई एम ए स्पिरिचुअल काउंसलर, तो मैं वही बात मैं बोलता हूँ कि कुछ बगावती इस समाज में पैदा होते हैं, और कुछ बगावतियों के नाम मैं लेना चाहता हूँ, जैसे कबीर हुए हैं, चाहे नानक हुए हों, चाहे मीरा हुई हो, चाहे ओशो हुए हों, चाहे कोई संत हुए हों, कोई पैगंबर हुए हों। ये क्या है, ये वही सारे बगावती लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि मुझे आपकी समाज व्यवस्था सेकेंडरी है, प्राइमरी मुझे मेरे आनंद, मुझे मेरी खुशी की जरूरत है। खुशी की बात सही बात। तो ये बात तो सही है कि हमने जो समाज व्यवस्था बनाई थी कि लड़की को बोला कि आपको जाके पति से प्यार करना है, और पति को बोला वो आपके सारे काम कर देगी, उससे एक घर, एक समाज, एक परिवार सब सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन कहाँ हमारी इमोशनल नीड्स फुलफिल हो रही है। हाँ, वो सुविधा का समाज बनाया। अच्छा, और इमोशंस के लिए, इमोशंस तो अच्छा, लेकिन पहले क्या था, पहले जब हम बाहर जाते थे घर से, तो जो जेंडर रेशियोज थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। जैसे आप देखें किसी ऑफिस में 90% मेल होंगे तो 10% फीमेल्स होंगी। पढ़ने के लिए भी जब जाते थे, हायर एजुकेशन में जाते थे, वहां पे ज्यादा लड़के होंगे, लड़कियां कम होंगी। तो उस टाइम पे क्या था, वो जो जेंडर एक्सपोजर था वो कम था। बायोलॉजिकल नीड अब भी थी, तब भी थी, लव नीड्स तब भी थी, लव के वैक्यूम्स तब भी थे, लेकिन क्योंकि वो अपोजिट जेंडर के साथ एक्सपोजर नहीं था, इसलिए ऐसे बोल सकते जैसे एक बीज हो और जिसको जमीन ना मिली हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो अंकुरित होना भूल गया है। वो अंकुरित हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसको जमीन नहीं मिल पा रही। बिल्कुल ठीक। आज के समाज में अगर हम आज देखते हैं, आज मोबाइल का जमाना है, आज हम देखते हैं मेरे पास केसेस आते हैं जहाँ 11 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हम हिस्ट्री देखते हैं तो पता लगता है कि ये आज पोर्न वीडियोस देख रहा है। राइट। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें जो आज 50 साल की एज के हैं, जब वो 11-12 साल के थे तो उनको पोर्न वीडियो देखने का शौक नहीं था, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं। यस, राइट। तो पॉइंट मेरा सिर्फ यही आता है कि समाज तो बदल रहा है, इसमें बदलाव आ ही रहे हैं, एक्सपोजर्स बढ़ ही रहे हैं। हमें इंडिविजुअल की जो हैप्पीनेस है उसको भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि पहले क्या था, पहले एक वन अप वन डाउन रिलेशनशिप था। आदमी को ऊपर माना गया था, लेडी को नीचे माना गया था। आज हम बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यानी हमने लड़के और आदमी और औरत को बराबर कर दिया। मुझे नहीं मालूम उससे कितना औरतों को फायदा हुआ है, मे बी यू नो इट बेटर कि इसको फायदा हुआ है कि नहीं, लेकिन एज अ काउंसलर मैं आपको बताता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर मैंने बहुत से घरों को टूटते देखा है।
मैंने भी मैं- देखा। एक लेडी मेरे पास आती हैं, उनकी मैरिज 27 साल की उनकी शादी, और उनकी मैरिज रिलेशनशिप के लिए जो अपॉइंटमेंट जो बुक करी उनके बेटे ने की थी, जो कि 25 साल का था। आई थॉट कि वो शायद रिलेशनशिप के लिए जो बुक कर रहा है सर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, उसके लिए ले रहा होगा। एंड ही सेड कि सर मेरी मदर के लिए मुझे रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहिए फॉर द मैरिज काउंसलिंग। व्हेन दैट लेडी हैड कम, तो उन्होंने बताया कि सर 25 साल तक मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हस्बैंड के साथ रहे। हस्बैंड जो थे वो अलग अलग जगहों पे उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा उनका करियर भी अच्छा रहा, पैसा भी उन्होंने खूब कमाया उन्होंने। लेकिन वाइफ जो थी वो हाउस वाइफ थी, तो वो एक ये था कि ठीक है हस्बैंड थोड़ा जिद करते हैं बट ठीक है कोई बात नहीं, वो उनकी बात को मानती नहीं। वो 1 अप 1 डाउन 25 साल चला, परिवार बहुत बढ़िया चलता रहा। अब 2 साल पहले उन्होंने किटी पार्टीज ज्वाइन की, लोगों लेडीज़ के साथ औरतों के साथ बैठना शुरू किया, और वहाँ पर किसी लड़की ने, जवान लड़की ने बोला कि वी आर नॉट देयर टू एक्सेप्ट द शिट ऑफ द मेल्स, यानी हम एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। वो विचार उनके मन में बैठा और 2 साल के अंदर उन्होंने 25 साल की जो बसी बसाई जिंदगी थी, अपनी मैरिड लाइफ थी, उसको बर्बाद कर दिया। मेरा पॉइंट यही था, जब भी आप किसी को कोई भी अधिकार देते हैं, मेल और फीमेल, आप ठप्पा लगाते हैं, he or she is going to take advantage of that, जो आप बात कर रहे हैं। सेम अगर वो किटी नहीं जाती या वुमेन एम्पावरमेंट जैसे आपने भी कुछ थोड़ा अनुमोदन करा था इस बात का। मैं एक बहुत पुराना, सॉरी टू से समथिंग, टेलीविजन का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम सब लोग इस उम्र में हैं, एक सीरियल आया करता था कमला, बहुत पुराना, दूरदर्शन पे आया करता था, आपने देखा होगा। वो विमेन के बारे में ही होता था। तो मेरा एक फ्रेंड था चंडीगढ़ में, ही इज डाइड नाउ। एवरी थर्सडे वो सीरियल आता था, और एवरी थर्सडे उसकी वाइफ किसी ना किसी कारण से उसको पीटती थी। हाँ, यस, शी यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड, और खराब हो जाती थी। कोई ना कोई मुद्दा ऐसा होता था कमला पे। कमला बहुत सिमिलर टाइप ऑफ लेडी, वुमेन एम्पावरमेंट वाली। मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ। जी। मैं कहानियाँ लिखती हूँ सर, जी। और तो बहुत सारी लेडीज मेरे पास आ जाती हैं और वो अपनी लाइफ की कहानियाँ बताती हैं कि प्रीति तुम मेरे ऊपर कहानी लिख दो। जितनों ने भी मुझे बताया, और जितनी भी ऐसी लेडीज थी जिनको कि कोई और बंदा अच्छा लगता था, वो पैसे की वजह से नहीं अच्छा लगता था, वो अपने हस्बैंड के इस व्यवहार की वजह से नहीं अच्छा लगता, अपना पति कम अच्छा लगता था कि वो उस पर ध्यान नहीं देते। कम से कम 3 या 4 लोगों ने बताया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कों को ये बात हमें बतानी चाहिए कि अभी मैं आज आई सर, आपने मुझे कह दिया कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो, हाँ, लेकिन क्या कोई भी लड़का या कोई भी जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को ये बोलता है और ये हमेशा बोलता रहता है? नहीं बोलता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो औरतों को दूर ले जाती हैं। वो घर का काम कर रही है, चलो एक माँ बहुत अच्छी बन गई, एक बहू भी बहुत अच्छी बन गई, हाँ, लेकिन वो जो एक उसके अंदर प्रेमिका है वो तो चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि वो तो काम करेगी और वो तो उसका कर्तव्य है। तो शायद लड़कों को भी नहीं बताया जाता सर, ये एम्पावरमेंट की बात नहीं आती है। और अब आज मौके मिल रहे हैं, मैं कितने लोगों के, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं आपको कितने लोग बता दूं, 50 साल के, 60 साल के, 45 साल के, उनका कोई रिलेशन भी नहीं है, लेकिन हाँ उनके भावनात्मक रिलेशंस हैं, और उन भावनात्मक रिलेशंस की वजह से वो खुश हो रहे हैं। वो कहीं जाके बाहर कॉफ़ी पी सकती हैं या किसी को बता सकती हैं, उनका फैमिली भी नहीं डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन सच में समाज इस तरफ बढ़ रहा है। वो चैटिंग करते हैं आजकल लोग, नाम बदल के। आप क्या सोचते हैं ये जो टिंडर और ये सब है, इससे क्या यंग बच्चे हैं? नहीं, बूढ़ी औरतें हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, और जो मैं अभी तक कहा मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपने भी और मेरे ऑडियंस जो हैं उन्होंने शायद एक ऐसा फीलर लिया होगा मेरे बारे में कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट हूँ या मैं 1 अप 1 डाउन सोसाइटी व्यवस्था के फेवर में हूँ। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ना मैं फेवर में हूँ ना मैं अगेंस्ट में हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि हम किसी को भी एक इंसान की तवज्जो ज़रूर दें।
बिल्कुल सर। हर इंसान जो है उसकी अपनी एक रिकॉग्निशन नीड्स है, उसकी अपनी एक प्यार पाने की एक जरूरत है। चाहे वो एक बच्चा है, हमें बच्चे के प्रति भी उसकी रिकॉग्निशन घर में, उसके प्रति प्यार हमें देना है, जैसा कि एक माँ और बच्चे के बीच में पॉसिबल है। जब वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात आती है तो हस्बैंड के अंदर भी वो एक इंडिविजुअल लेवल पर उसकी भी रिकॉग्निशन नीड्स हैं, उसकी भी लव नीड्स हैं। वाइफ की भी अपनी रिकॉग्निशन नीड्स हैं, अपनी लव नीड्स हैं। अब दोनों उस रिलेशनशिप के बीच में जैसे अपनी उन लव नीड्स को पूरा कर सकते हैं दूसरे की, जैसे उसकी रिकॉग्निशन नीड को पूरा कर सकते हैं, वो करना चाहिए। मैं किसी भी तरह से ये नहीं कहना चाह रहा था कि वन अप वन डाउन रिलेशनशिप ठीक है, नहीं, उसकी अपनी समस्याएं। नहीं, आपकी बात आपने जो कही वो भी काफी हद तक बहुत सही बात थी, लेकिन मैं भी जो कह रही हूँ वो अपना बिल्कुल, एक्सपीरियंस मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि वो एक लेडी जो है जो सुबह से शाम तक घर परिवार बच्चों का काम कर रही है, उसकी भी एक रिकॉग्निशन नीड है, उसकी भी एक लव नीड है। अगर उसको वो रिकॉग्निशन ही घर में नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करेगी? मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर आप अपने पार्टनर की लव नीड और रिकॉग्निशन नीड पूरी नहीं करते हैं और अगर वो आउट ऑफ द रिलेशनशिप जाता है या जाती है, आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं उस चीज के। ठीक बात। बिल्कुल सही बात। तो डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस टॉपिक के विभिन्न पहलुओं पर बहुत अच्छे से बातचीत हो गई है और निष्कर्षतः हम इस बात पर लेते हैं कि जहां मेल्स को रिकॉग्निशन चाहिए अपने लाइफ पार्टनर से, वहां आपकी वाइफ को भी वैसे ही रिकॉग्निशन अपने हस्बैंड से चाहिए और दोनों तरफ इस संवेदनशीलता को ध्यान में अगर रखा जाएगा तो ये रिलेशनशिप काफी स्मूथ चलते हैं। और डॉक्टर साहब, अब तो बदलते वक्त के साथ ये बात भी सामने आ गई है कि हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स के साथ खुल के ये बात रिकॉग्नाइज करने लगे हैं कि भाई थोड़ा सा समय हमें अपने वाइफ्स को भी देना चाहिए ताकि वो बाहर सोसाइटी में मूव करें। इसके बावजूद एक मोटी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, हमारे इंडियन सिनेमा का हमारे समाज पे बड़ा असर है। जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें, चाहे वो सिलसिला रही है या गुमनाम नाम से फिल्म रही, सब में अंततः जो पार्टनर थोड़ी देर के लिए भटकता है वो पुनः लौट के अपने परिवार में ही आता है। ये समाज का दर्पण है। हमारे यहाँ भी यही बात रहती है कि आप बहुत देर तक जोर लगा के आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते, अंततः आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और समझदार लोग वो हैं जो इस नीड को अच्छे से पहचान लेते हैं और बीच बीच में बिना इस बात को माइंड किए हुए वो अपने पार्टनर को अलाउ करते हैं कि चलिए आप भी अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट करें, आप भी रिकॉग्निशन प्राप्त करें जहां जहां से हो सकती है। और मैंने देखा है कि अक्सर हमारे पास भी लेडीज आती हैं, वो अक्सर ये बात कहती हैं कि भाई हमारे हस्बैंड को कोई सरोकार नहीं है हमारी पोइट्री से, हमारे लिखने से और ये वो, ये हमारा निजी यात्रा है जिसको हम निजी तौर पर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की इस डिस्कशन से निष्कर्षतः जो हम लोग जहाँ पहुंचे हैं उसके बारे में दो दो शब्द आखिरी तौर पर ले लेते हैं। जी मैडम, आखिरी तौर पर आप दो। मैं तो हाँ जी, कोर्ट के ये धारा हटाने को सलाम करना चाहती हूँ। ओके। और चाहती हूँ कि समाज अच्छा बने। जी, मैं महसूस करता हूँ यहाँ पे जितनी सारी हमने चर्चा की, ये तो सारे उसके अवान्तर परिणाम हैं। यस। बेसिकली कोर्ट की समझ इतनी है कि स्त्री और पुरुष के अधिकार बराबर होने चाहिए। हाँ। अगर पुरुष किसी प्रिविलेज को एंजॉय करता है तो स्त्री क्यों न करे। ये एक समानता देने की दिशा में उठाया गया कदम है, Yes. जिसका स्वागत होना चाहिए। यस। जी प्रवीण। मैं आई मेंटेन अगेन, कोर्ट शुड नॉट स्टैम्प एनी डिसीजन
आपके अपने रिलेशंस हैं, आपके अपनी सेक्रेटरी है रिलेशनशिप. आई थिंक हस्बैंड वाइफ शुड बी मैच्योर इनफ टू हैव गुड रिलेशंस. डॉक्टर साहब, मेरा अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी रिश्ता कानूनों की सहायता से, कानूनों के छत्र छाया के अंदर नहीं चल सकता. भूल जाएं कानून क्या है क्या नहीं है, किसको फेवर करते हैं, किसको इक्वालिटी करते हैं. रिश्ते चलाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, प्रेम. यस और प्रेम का मतलब है देने में मजा लेना. यस आप जब तक देने का मजा लेंगे, इर्रिस्पेक्टिव आप मेल हैं या फीमेल हैं, तब तक ये परिवार बढ़िया चलेंगे. कानून है, बदलते रहेंगे, लेकिन प्रेम पहले भी सृष्टि की बुनियाद में था, आज भी सृष्टि की बुनियाद में है, और मेरे ख्याल से जब तक सृष्टि रहेगी प्रेम तब तक उसकी बुनियाद में रहेगी. बहुत खूबसूरत बात कही. डॉक्टर साहब, जो निष्कर्ष आपने दिया है उसी का अनुमोदन करते हुए मैं एक छोटी सी कहानी कोट करना चाहूंगा. कहते हैं कि एक बादशाह सुबह सुबह वजीर के साथ उपवन में सैर के लिए जाया करता. रोज वहां पर एक कोयल आती थी, वो गान करती थी, और राजा और उसका वजीर उसको मस्ती भरे ढंग से सुन के लौटा करते. राजा को एक दिन सूझा कि क्यों ना इस कोयल को अपने राजमहल में लाया जाए. उन्होंने वजीर को हुक्म दिया कि ऐसा करें, एक बहुत सुंदर सा पिंजरा जिसमें हीरे जवाहरात जुड़े हों वो तैयार करवाओ, और इस कोयल को उसमें रखा जाए, और हम सुबह उठते ही अपने राजमहल में इसके गान को सुना करेंगे. वजीर ने हुक्म बजाया, और अगले दिन कोयल को एक बहुत ही सुंदर हीरे जड़ित पिंजरे में बंद कर दिया. उससे अगले दिन कोयल ने गान बंद कर दिया. तो मेरा ये कहना है कि या तो कोयल को कैद कर लो और या उसका गान सुनो. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये सही. आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप गान सुनना चाहते हैं तो स्वतंत्रता तो देनी होगी, और जितना संबंधों में स्वतंत्रता होगी उतना उसमें प्रसन्नता का एहसास भी होगा, और एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन रहती है. तो मैं समझता हूं कि इन शब्दों के साथ हम आज के इस विषय को यहीं क्लोज करें. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद.